Hello guys. My name is Dharmen Panjwani and we were doing financial statements of companies for class 12th. हमने अब तक हमारी लास्ट क्लास में पढ़ा था एसेट्स के बारे में, एसेट साइड्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें हमने सबसे पहला नॉन करंट एसेट्स चालू किया था और नॉन करंट एसेट्स में भी हमने सबसे पहले पढ़ा था प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में। ठीक है, आ जाओ अब इसके आगे चालू करते हैं। ए हमने पढ़ लिया था, बी हम यहाँ पे लिखते हैं। बी, और बी में क्या आता है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नेक्स्ट क्या आता है? डेफर्ड टैक्स एसेट्स नेट। नाउ आपने अगर ऊपर वाले आपने अगर पहले वाले लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको ये पता होगा कि हमने लाइबिलिटीज में भी एक डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी लिखा था और उसके आगे भी नेट लिखा था। नेट इसलिए लिखा था क्योंकि एक कंपनी के लिए उसकी बैलेंस शीट में, या फिर एक कंपनी के लिए मोर स्पेसिफिकली मैं कहूँ तो, या तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी एग्जिस्ट करेगा या डेफर्ड टैक्स असेट एग्जिस्ट करेगा। दोनों चीजें एक ही टाइम पे एग्जिस्ट नहीं कर सकती। मान लो डीटीए है, डेफर्ड टैक्स असेट है 100 और डीटीएल है 80। ठीक है, तो हम अलग अलग नहीं दिखाएंगे, ये हम सीधे ही दिखा देंगे कि डीटीए 20 नेट करके दिखा देंगे। ठीक है, हम नेट करके दिखा देंगे कि डीटीए 20 है। आई बात समझ में? ठीक है, ये अपने ज्यादा काम का नहीं है डेफर्ड टैक्स एसेट एंड लायबिलिटी, ऑल दो, पर मैंने आपको बता दिया। फिर आता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। एडवांसेस, ठीक है। फिर आता है लास्ट अदर नॉन करंट असेट्स। ठीक है, अदर नॉन करंट असेट्स। आ जाओ अब इनके बारे में थोड़ा इन डेप्थ में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट नॉन करंट लायबिलिटीज, ओ सॉरी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करंट लायबिलिटीज के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नाउ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सिंपली ऐसे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं हेल्ड फॉर मोर देन 1 ईयर। ठीक है, ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जो एक साल से ज़्यादा हम हेल्ड करके रखते हैं। ठीक है, ऑल्सो इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड बाय कंपनी फॉर नो पर्पस, फॉर नो पर्पस ऑफ सेलिंग, यानी हम बेचने के लिए उसे हेल्ड नहीं कर रहे, बट टू रिटेन, हम उसे होल्ड होल्ड करने के लिए हमने सिर्फ उस इन्वेस्टमेंट को होल्ड करने के लिए रख रखा है, सेल करने के लिए उसे खरीदा नहीं है हमने। तो अगर हम उसको सेल करने के लिए खरीदेंगे तो उसको क्या करेंगे? करंट इन्वेस्टमेंट्स मान देंगे ना, क्योंकि वो सेल करने के लिए हमने हेल्ड कर रखा है। ठीक है। बट हमारा इंटेंशन है कि हम उसको रोक के रखेंगे, हम उसको बेचेंगे नहीं, हम उसको पकड़ के रखेंगे हमारे पास ही। हमारी इन्वेस्टमेंट एक साल से ज्यादा की होगी। ठीक है, तो उस केस में हम क्या क्लासिफाई करेंगे? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, अब इसमें भी दो चीजें आती है, क्लासिफिकेशन आते हैं। पहला आता है ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स,
ठीक है। नाउ ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है? इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय कंपनी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय कंपनी किसमें? इन शेयर्स। शेयर्स में जो कंपनी इन्वेस्टमेंट्स करती है, या फिर डिबेंचर्स। और शेयर्स और डिबेंचर्स किसके? दूसरी एंटिटी के, खुद की कंपनी में थोड़ा ना करेंगी। अनदर कंपनी, ठीक है, अनदर कंपनी नॉट बीइंग इट्स सब्सिडियरी टू प्रमोट इट्स ओन ट्रेड एंड बिजनेस। क्या कह रहा है ये? देखो, सिंपल सी बात बोल रहा है ये कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स ऐसे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो एक कंपनी, जैसे डीपी लिमिटेड है, ठीक है, डीपी लिमिटेड ने क्या किया? पेड 10 lakhs टू किसको? पीडी लिमिटेड कर दो, ठीक है। और पीडी लिमिटेड ने क्या किया? गेव 1 lakh नंबर ऑफ शेयर्स। पीडी लिमिटेड ने अपने शेयर्स 1 लाख शेयर्स किसको दे दिए? डीपी लिमिटेड को दे दिए, ठीक है। अच्छा, अब आप ये सोचोगे कि यार सब्सिडरी क्या होती है? ठीक है, आप ये सोचोगे सब्सिडरी क्या होती है। देखो बहुत सिंपल है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको इस कंसेप्ट में, बस मैं आपको बता देता हूँ। देखो, डीपी लिमिटेड, एक डीपी लिमिटेड है और एक पीडी लिमिटेड है, ठीक है। अगर डीपी लिमिटेड कंट्रोल कर रहा है पीडी लिमिटेड को, ठीक है, यानी कि मान लो पीडी लिमिटेड के पास क्या है? पीडी लिमिटेड को वांट्स टू बाय बिल्डिंग, अगर पीडी लिमिटेड को बिल्डिंग खरीदनी है, ठीक है, डीपी लिमिटेड अलाउज पीडी लिमिटेड टू बाय, ठीक है। और डीपी लिमिटेड क्या बोल रही है कि तू खरीद ले, मेरी तरफ से मना नहीं, यानी कि पीडी लिमिटेड के जो डिसीजंस हैं उस पे किसका इन्फ्लुएंस है? डीपी लिमिटेड के डिसीजंस का इन्फ्लुएंस है, ठीक है। डीपी लिमिटेड के डिसीजंस का इन्फ्लुएंस है। इसका कहने का मतलब जो डीपी लिमिटेड है वो क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है पीडी लिमिटेड को। तो पीडी लिमिटेड क्या हो जाएगी? सब्सिडरी हो जाएगी, सब्सिडरी ऑफ डीपी लिमिटेड। और सिमिलरली हम डीपी लिमिटेड को क्या कहेंगे? होल्डिंग ऑफ पीडी लिमिटेड, ठीक है। डीपी लिमिटेड पीडी लिमिटेड को क्या कर रही है? होल्ड कर रही है, ठीक है। चलो, एच तो छूट गया। ठीक है, आ जाओ अब नेक्स्ट वाले पे आते हैं। नेक्स्ट बहुत सिंपल होता है, हम उसे कैसे क्लासिफाई करते हैं। देखो, एक तो हमारा ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हो गया, दूसरा क्या होता है? अदर इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, जिसमें बाकी सारे इन्वेस्टमेंट्स आ जाते हैं। अदर इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। अच्छा, अब अदर इन्वेस्टमेंट्स में कौन कौन से टाइप के इन्वेस्टमेंट्स आ सकते हैं? देखो, जैसे इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, किसी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में हमने इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। या फिर हमने इन्वेस्टमेंट किया प्रेफरेंस शेयर्स में, इन्वेस्टमेंट कर दिए, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स में क्या कर दिए? इन्वेस्टमेंट्स कर दिए। उसके बाद गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दिए, गवर्नमेंट और ट्रस्ट सिक्योरिटीज, ठीक है, गवर्नमेंट या
उसके ट्रस्ट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दिए, या फिर हमने किसी और डिबेंचर्स या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स में मान लो हमने सब्सिडरी के डिबेंचर या बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिए, तो वो किस में आ जाएगा, अदर इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। बट ट्रेड इन्वेस्टमेंट में वो चीज़ें नहीं आएंगी। ट्रेड इन्वेस्टमेंट में देखो दो आएगा, हमने इन्वेस्टमेंट किया शेयर और डिबेंचर में, ठीक है। किसके शेयर और डिबेंचर में, ऑब्वियसली कंपनी इशू करती है शेयर और डिबेंचर, ठीक है। वो कंपनी क्या नहीं होनी चाहिए, सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए। तो अब मान लो हमने सब्सिडरी के डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट किया, तो सब्सिडरी के डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करना किस में आ जाएगा, अदर इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स इन म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स। फिर आता है इन्वेस्टमेंट्स इन पार्टनरशिप फर्म्स, किसी फर्म में इन्वेस्ट किया कंपनी ने एज अ पार्टनर, ठीक है। या फिर एनी अदर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, या फिर कोई और इन्वेस्टमेंट हो गई उसको। ठीक है, अच्छा, यहाँ हमारा होता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स कंप्लीट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अब डेफर्ड टैक्स असेट के बारे में। खैर पढ़ते तो क्या है, आई थिंक मैंने आपको डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का भी नहीं पढ़ाया था। खैर ज़रूरत है भी नहीं आपको डेफर्ड टैक्स के बारे में ज़्यादा पढ़ने की। देखो मैंने आपको पढ़ा दिया था, बट हाँ आपको ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझा तो क्या देता हूँ। आप डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो हमारा नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट है वो आप रेफर कर सकते हो, उसमें मैंने डेफर्ड टैक्स असेट के भी बारे में बताया। मैं यहाँ क्या करूँगा, सिर्फ लिख दूंगा डेफर्ड टैक्स असेट्स, ठीक है। और अपन सीधा नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या था हमारा, लॉन्ग टर्म लोन्स इन एडवांसेस। मैं नेक्स्ट से चालू कर देता हूँ, ये तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है। नाउ लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ऐसे एडवांसेस या फिर ऐसे लोन्स, ठीक है, ऐसे एडवांसेस या फिर ऐसे लोन्स जो कि आपको एक्सपेक्ट है कि आपको कब मिल जाएंगे, विद इन विद इन मोर देन 12 मंथ्स, विद इन मोर देन 12 मंथ्स, विद इन तो नहीं कहना चाहिए, मोर देन 12 मंथ्स कहना चाहिए, ठीक है। यानी आपको पता है कि 12 महीने के बाद मुझे पैसा मिलेगा, तो वो क्या होता है, लॉन्ग टर्म लोन्स इन एडवांसेस। और अगर विद इन 12 मंथ्स हो गया तो शॉर्ट टर्म लोन्स इन एडवांसेस। इट इज एज सिंपल। आज जो लिख लेते हैं, लोन्स एंड एडवांसेस which are expected to be received back after more than 12 months, ठीक है, from the date of बैलेंस शीट, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। अब इसमें दो तरीके के एडवांसेस होते हैं। सबसे पहला आता है इसमें कैपिटल एडवांसेस, ठीक है। कैपिटल एडवांसेस क्या होता है, कैपिटल एडवांसेस ये एडवांसेस होते हैं जो कि आप कोई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट या फिर इंटेंजिबल एसेट एक्वायर करने के लिए, इंटेंजिबल एसेट एक्वायर करने के लिए आप ऐसे एडवांसेस क्या करते हो, लेते हो, ठीक है। आप ऐसे एडवांसेस, सॉरी लेते नहीं हो, देते हो आप एज एन एडवांसेस, ठीक है। कहने का मतलब, देखो मुझे एक पीपीई चाहिए, ठीक है, मुझे एक, या फिर आप देख लो मुझे एक
प्लांट चाहिए, ठीक है। अब वो प्लांट क्या जनरली मिलता नहीं है। प्लांट का क्या मतलब होता है अकाउंटिंग टर्म में? प्लांट का मतलब होता है मशीनरी। एक मशीनरी चाहिए या फिर मुझे सेट ऑफ मशीनरीज चाहिए जिससे क्या करता हूँ मैं, प्रोडक्शन करता हूँ या जिससे मैं काम करता हूँ। अब वो जनरली क्या है, मार्केट में मिलती नहीं है। वो जनरली मार्केट में मिलती नहीं है, वो क्या बनवानी पड़ती है ऑर्डर देके। वो ऑर्डर देके बनवानी पड़ती है। अब मैं किसी को एक प्लांट बनवाने का ऑर्डर दे रहा हूँ और प्लांट कितने का आता है, 10 करोड़ रुपीज का आता है। तो जब मैं ऑर्डर दूंगा तो वो ऑर्डर देने के लिए पैसे भी तो लग, मतलब एडवांस भी तो लेगा ना वो। मैं या फिर उसको बोलूंगा कि तुम मुझे 10 करोड़ का प्लांट बना के दे दे। उसने बोला ठीक है 3 महीने लगेंगे, और 3 महीने बाद जब उसने 10 करोड़ का प्लांट बना दिया, मैं हो गया गायब। ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है। सामने वाला भी क्या करता है, प्लांट बनाने से पहले थोड़ा एडवांस लेता है। मान लो उसने कितना ले लिया, 5 करोड़ एडवांस ले लिया। तो जब तक मेरे को प्लांट नहीं मिलता तो ये 5 करोड़ क्या है, एडवांस है। ये 5 करोड़ क्या है, एडवांस मैंने उसको दिया है। तो मैंने वो एडवांस, मैं वो एडवांस किस में दिखाऊंगा, मैं वो एडवांस दिखाऊंगा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में। अच्छा, अगर मान लो मैंने ये 5 करोड़ दिया है और वो मुझे 3 मंथ्स के अंदर क्या दे देगा, प्लांट डिलीवर करवा देगा, तो मैं ये 5 करोड़ को क्या बोलूंगा, शॉर्ट टर्म एडवांस या लॉन्ग टर्म एडवांस? सर मैं इसको बोलूंगा शॉर्ट टर्म एडवांस। ठीक है। पर अगर ये 3 मंथ्स के जगह 15 मंथ्स, मान लो 15 मंथ्स के बाद वो मुझे प्लांट की डिलीवरी देगा, तो मैं ये 5 करोड़ को क्या बोलूंगा, लॉन्ग टर्म एडवांस। ठीक है। मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। देखो, डीपी लिमिटेड wants टू परचेस, या फिर अपन ऐसे ही लिख लेते हैं, छोड़ो मैं बहुत उल्टा सीधा एग्जांपल बना दूं। ठीक है। एडवांसेस गिवन फॉर acquiring प्रॉपर्टी। ठीक है। acquiring प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड intangible assets। ठीक है। intangible assets, intangible assets ये तो क्या होता है, कैपिटल एडवांसेस होता है। ठीक है। फिर these advances does not received back in cash, cannot received back in cash and are received in the form of property, plant and equipment and intangible assets। ठीक है, इंटेंजिबल असेट्स। अच्छा, इसके अलावा और कौन से होते हैं, इसके अलावा और कौन से होते हैं? सर सिंपल, इसके अलावा जो होते हैं वो क्या होते हैं, अदर लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, अदर लोन्स एंड एडवांसेस। एग्जांपल, एडवांसेस टू एम्प्लॉयज या एडवांसेस टू सप्लायर्स, एडवांसेस टू व्हाट, सप्लायर्स। ठीक है। ये होते हैं हमारे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। आ जाओ, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं विच इज व्हाट, अदर नॉन करंट असेट्स, अदर नॉन करंट असेट्स।
अदर नॉन करंट असेट्स, ठीक है। देखो, अब अदर नॉन करंट एसेट्स में क्या आते हैं, ऐसे सारे नॉन करंट एसेट्स जो कि ऊपर की नॉन करंट की लाइबिलिटी, नॉन करंट एसेट्स की जो कैटेगरीज है, ऊपर की कौन सी कैटेगरीज, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, डिफर्ड टैक्स एसेट्स, ठीक है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स या फिर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, इन सब का पार्ट नहीं है ऐसे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो इन सब का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ऐसे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं आपको, सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स और ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है, या फिर इनके अलावा कोई और अदर्स में डाल दो। आई बात समझ में। अब देखो सिक्योरिटी डिपॉजिट्स कैसे, देखो मैंने क्या किया है, मैं एक बिजनेस चलाता हूँ, मैं डीपी लिमिटेड हूँ, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं है बिजनेस करने के लिए, मेरे पास जगह नहीं है बिजनेस करने के लिए, तो मैंने एक बहुत बड़ा सा वेयर हाउस देखा बिजनेस करने के लिए, ठीक है। अब वेयर हाउस के मालिक ने मुझे कहा कि देखो रेंट तो इसका होगा 50,000 पर मंथ, रेंट तो इसका होगा 50,000 पर मंथ, और मैंने बोला मुझे बिजनेस करने के लिए एटलीस्ट ये जगह 5 साल के लिए चाहिए, ठीक है। तो उसने बोला ठीक है 50,000 पर मंथ इसका रेंट होगा, बट आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट 2 लाख रुपीज मुझे देने पड़ेंगे, ठीक है। अब वो सिक्योरिटी डिपॉजिट किस चीज के होते हैं, वो एक तरीके से प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी के होते हैं, कि प्रॉपर्टी को अगर कल को मैंने डैमेज वगैरह पहुंचा दिया तो फिर जो मालिक होगा उस प्रॉपर्टी का, उसके पास हक आ जाता है कि वो 2 लाख रुपीज में अपना जो भी नुकसान हुआ है उस प्रॉपर्टी का वो कवर कर ले, ठीक है। अच्छा, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है, रिफंडेबल होते हैं जनरली। कैसे रिफंडेबल होते हैं, देखो मैंने 2 लाख रुपीज से सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया, ठीक है, मैंने 5 साल तक उसकी प्रॉपर्टी यूज की, 5 साल तक मैंने हर महीने 50,000 उसे रेंट पे किया, ठीक है। 5 साल के बाद मैंने कहा देखो मैंने आपकी प्रॉपर्टी को कोई डैमेज नहीं पहुंचाया, तो वो क्या है, लाइबल हो जाएगा किस चीज के, मुझे सिक्योरिटी डिपॉजिट लौटाने के। तो जब मैंने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया, तो क्या मैंने एडवांस दिया, काइंड ऑफ, हाँ मैंने एक एडवांस उसको दिया, बट वो एडवांस मुझे वापस मिल जाएगा, ठीक है, कैश के फॉर्म में मुझे वापस मिल जाएगा, ठीक है। कब मिलेगा, 5 साल के बाद मिलेगा। तो ये क्या है, लॉन्ग है, लॉन्ग टर्म नेचर का, और लॉन्ग टर्म नेचर को हम कैसे भी कहेंगे, नॉन करंट टाइप में कहेंगे, ठीक है। इसी तरीके से ट्रेड रिसीवेबल्स, ऐसे मैंने माल बेचा, ठीक है, और सामने वाले ने जो खरीदा है मुझसे, जो खरीदार है उसने मुझे बोला कि यार मैं आपको 2-3 महीने में इसका पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, मैं 1 साल के बाद आपको इसका पेमेंट करूंगा। सो ऐसे ट्रेड रिसीवेबल्स जो कि 12 महीनों के बाद रिसीवेबल हो जाते हैं, उन्हें किस में क्लासिफाई करते हैं, अदर नॉन करंट असेट्स में हम क्लासिफाई करते हैं। तो एक बार मैं लिख लेता हूं, डेटर्स पेइंग आफ्टर 12 मंथ्स, ठीक है, डेटर्स पेइंग आफ्टर 12 मंथ्स, डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स ऑफ रेंटल प्रॉपर्टी, ठीक है, कोई मैंने रेंट पे प्रॉपर्टी ली, उसके रिगार्डिंग मैंने क्या किया, डिपॉजिट दिया, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं मैं साल भर के अंदर चेंज कर रहा हूँ, हो सकता अगर मैं साल भर के अंदर चेंज कर रहा हूँ, मान लो मैंने उसको बोला कि मुझे है ना 6 महीने के लिए है ना एक वेयर हाउस चाहिए, ठीक है, तो जो मैं सिक्योरिटी डिपॉजिट दूंगा वो सिक्योरिटी डिपॉजिट मुझे कितने 6 महीने के बाद रिसीवेबल वापस हो जाएगा जब मैं जगह खाली करूंगा, ठीक है। तो इस केस में मुझे पता है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट मुझे 6 मंथ्स के अंदर मिल जाएगा। तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट हम किस में लिखेंगे, अदर करंट असेट्स में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, अदर करंट असेट्स में। क्यों, क्योंकि करंट नेचर का है, विद इन 12 मंथ्स आ जाएगा। बट जो सिक्योरिटी डिपॉजिट हमें पता है 12 मंथ्स के बाद मिलेगा, उसको हम क्या क्लासीफाई करेंगे, नॉन करंट असेट्स में क्लासीफाई करेंगे, ठीक है, नॉन करंट असेट्स में क्लासीफाई करेंगे। अच्छा, एक एग्जांपल और आपको बनाना आना चाहिए, जैसे कि देखो मैंने 5 साल के लिए वेयर हाउस की प्रॉपर्टी ली, ठीक है, और 5 साल के बाद मुझे मेरा सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस मिलेगा, 5 साल के बाद मुझे सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस मिलेगा, ठीक है। तो पहले 4 साल तक तो मैं क्या क्लासिफाई करूंगा सिक्योरिटी डिपॉजिट को, अदर नॉन करंट असेट्स में, अदर नॉन करंट असेट्स में। बट लास्ट ईयर में क्या हो जाएगा, 12 महीने से कम टाइम है, 12 महीने से क्या है, कम टाइम है, जब मुझे सिक्योरिटी डिपॉजिट मिल जाएगा, तो मैं अदर नॉन करंट एसेट से सिक्योरिटी डिपॉजिट को उठा के किस में लिख दूंगा, अदर करंट एसेट्स में, इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, ठीक है। आई थिंक दैट मेक्स सेंस। चलो, तो हम अपनी बैलेंस शीट देखते हैं।
और हमारी बैलेंस शीट ऑलमोस्ट क्या हो गई है, 75% कंप्लीट हो गई है हमारी बैलेंस शीट। और क्या हो गई है, 75% कंप्लीट हो गई है। अब इस बैलेंस शीट में और क्या चीजें बाकी है, और इसमें कुछ चीज बाकी नहीं है, इसमें सिर्फ बाकी है करंट एसेट्स, ठीक है। करंट एसेट्स और कुछ ऑफ बैलेंस शीट आइटम बाकी है, ठीक है। ऑफ बैलेंस शीट आइटम क्या होती हैं, ऐसी आइटम्स जो कि बैलेंस शीट में हम नहीं दिखाते हैं, ऐसी आइटम जो कि हम बैलेंस शीट्स में नहीं दिखाते हैं, बट हाँ अलग से दिखाते हैं थोड़ा, ठीक है। तो हाँ, सिर्फ हमारी करंट एसेट्स बाकी है, और करंट एसेट्स अब हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।